हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, साल 2018 की बात है। 16 लोग एक खुफिया अंधेरे रास्ते से जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोला जाने वाला था। दरवाजे के अंदर एक प्राचीन खजाना था, इसलिए वो लोग अपने साथ सांप पकड़ने वालों को भी लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। पता चला कि खजाने की चाबी ही गायब है। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का भंडार और एक खोई हुई चाबी। ये कहानी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की है। 2024 लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनावों के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। वर्तमान में इसके खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गणना की जाएगी। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार का इतिहास क्या है, वह कहानी क्या है कि जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई, और साथ ही जानेंगे कि क्या है इस रत्न भंडार के अंदर और इसे खोलने की प्रक्रिया क्या है। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की। पहले जानते हैं कि कैसा है ये रत्न भंडार। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी दिशा में बना हुआ है। साइज इसका 8.70 मीटर गुना 6.74 मीटर है और ऊंचाई है इसकी 11.7 मीटर, बहुत ऊंचा है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी वगैरह भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। भंडार में 2 चेम्बर्स हैं, एक बाहरी चेम्बर और दूसरा भीतरी चेम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न है, लेकिन खोले जाने के नियम में अंतर है। 1960 में बनाए गए रूल्स के तहत रत्न भंडार की चीजों को 3 भागों में बांटा गया। कैटेगरी 1 यानी वो रत्न आभूषण जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं। चूंकि ये पुराने वस्त्र और आभूषण है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी कैटेगरी यानी वो रत्न जो खास मौकों पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्वर्ण वस्त्र, जिन्हें रथयात्रा जैसे खास मौकों पर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी 3 यानी वो रत्न आभूषण जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। अब इस कैटेगरी 2 और 3 के जो रत्न होते हैं वो बाहरी भंडार में रखे जाते हैं, बाहरी चेंबर में, और कैटेगरी 1 के आभूषण भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास रहती हैं। अब जैसे ही सिस्टम में जाहिर है, बाहरी भंडार को समय समय पर खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक नहीं खोला गया। इस कारण भीतरी भंडार को लेकर लोगों में कौतूहल रहता है। भीतरी भंडार में क्या है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। इतना तो जाहिर है कि भीतरी भंडार में आभूषण, रत्न वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि यह सब आए कहां से। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। कलिंग, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, यहां तब गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही बनवाया। साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न वगैरह भी दान दिए, जिसके चलते मंदिर 12वीं सदी से ही धन धान्य से भरा रहा। आज भी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में है। आगे कई राजाओं ने मंदिर को ढेर सारा अनुदान दिया। कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीमदेव ने जगन्नाथ को लगभग 145 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बने। इनके पुत्र और गंग वंश के अगले राजा का नाम था नरसिंह देव, जिन्हें मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। इनके वक्त में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ, मसलन कोणार्क का फेमस सन टेम्पल इन्होंने बनवाया। इतना ही नहीं, नरसिंह देव ने घोषणा करवाई थी कि भगवान जगन्नाथ इनके साम्राज्य के असली राजा और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे बढ़े तो गंग वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू होता है। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। ये साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में काबरे तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वह वापस लौटे, अपने साथ 16 हाथियों में लादकर सोना लाए थे। ये सारा सोना मान्यता है कि श्री जगन्नाथ को ही दान किया।
14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में सबसे मुख्य नाम आता है काला पहाड़ का। साल 1568 की बात है, बंगाल पर तब करानी वंश का राज था। इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के एक मुलाजिम ने की। करानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। ये जिम्मेदारी दी उन्होंने अपने बेटे बायजीत को और उनके साथ भेजा एक मिलिट्री जनरल को, जिन्हें आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ये फरमान पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखा गया। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई और कोशिशें हुई हैं। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाया गया और रत्न भंडार को भी नुकसान पहुंचा है। इन आक्रमणों में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा है, ये हमें समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है। 1978 में ओडिशा सरकार ने गवर्नर बी.डी. शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो मंदिर के उचित प्रबंधन का सुझाव दे सके। इसी कमेटी ने आखिरी बार रत्न भंडारों के रत्नों की इन्वेंटरी बनवाई थी। आखिरी इन्वेंटरी से पता चलता है कि भीतरी रत्न भंडार में 43.64 किलो के 367 सोने के जेबर और 148.5 किलो के 231 चांदी के जेबर थे। भीतरी रत्न भंडार को आगे 2 बार और खोला गया, साल 1982 और 85 में। हालांकि तब इन्वेंटरी की नहीं गई। इसके बाद भीतरी भंडार कभी नहीं खोला गया। जैसा अभी हमने बताया, 1984 के बाद भीतरी रत्न भंडार नहीं खोला गया। इसलिए साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का हुक्म दिया ताकि कमरे की मरम्मत वगैरह की जा सके। एएसआई को कमरे का सर्वे भी करना था, ये देखने के लिए कि भंडार के आभूषणों को रखरखाव या मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। एएसआई कमरे को खोलने जा रही थी, लेकिन तभी पता चला कि चाबी नहीं है। अब नियम के हिसाब से वो चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी नहीं है। हो हल्ला मचा ही था कि अचानक एक दिन कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी सीलबंद लिफाफे में है। नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी होनी ही नहीं चाहिए थी। यहां से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। काफी हंगामे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। वो भी एक नहीं 2 बार एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट पूरी होती इससे पहले ही 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनावों का नतीजा आ गया और नवीन पटनायक सरकार गिर गई। नई सरकार में भीतरी भंडार को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, जिसके तहत और नए सिरे से रत्नों की गिनती होगी और नई इन्वेंटरी बनाई जाएगी। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वर्तमान में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। जय जगन्नाथ।